कि कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आज बस हम वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें है दीज आर, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंसर्ट किया जा सकता है इवन, एंड ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। इनफैक्ट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट देखते हो, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझसे ये पूरे इतने दो सेंटेंसेस में एक्चुअली मुझसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है ब्रेन का, जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ब्रेन में से काफी हद तक पोर्शन को डिलीट किया जाता है, ना आई है, ना ईयर है, ना रिफ्लेक्स है, फिर भी ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अब बहुत ही क्रूशियल समय आ चुका है। मैं जानती हूँ आप सब बहुत ही टेंस्ड है और होंगे ही। 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत की भी है हमने, है ना? तो अब टाइम है कि हम, है ना, स्मार्टली अप्रोच करें इस एग्जाम के लिए। ये एग्जाम, याद रखना बच्चे, टफ नहीं है। ये एग्जाम बस आपकी शार्पनेस को टेस्ट करती है। ये एग्जाम वो टेस्ट करती है कि क्या आप अपना टाइम मैनेज बराबर से कर पाते हो। क्या आपको पता है कि अगर आपको एक कन्फाइंड सिलेबस दिया है तो वो सिलेबस में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि वो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एक चीज हमारे लिए अच्छा है कि नीट एग्जाम में हमें ये पता है कि ज्यादातर, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन इन बायोलॉजी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही आता है। यस और नो? तो हमारा काम बस यही है कि हम एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़े। लेकिन आप जानते हो कि एनसीईआरटी के साथ में मैम बायोलॉजी सिर्फ नहीं है हमारे पास तो पढ़ने के लिए फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और उनके सम्स भी सॉल्व करने होते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि हम अगर एंड मिनट पे, हमें अगर पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज, ओके ना, आपने अगर 10th स्टैंडर्ड भी एग्जाम दी होगी तो हर एग्जाम या हर बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले हम हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो जरूर देखते हैं, है ना? ना अगर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालना है कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उस पे एम्फसाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस या कौन से कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज बस मैं वही लेके आई हूं आप लोगों के पास कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस 10-15 इयर्स का क्वेश्चन पेपर्स को इकट्ठे किए, एंड अगर सिर्फ जोलॉजी में देखा जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, आज बस हम वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके सामने लेके आऊंगी। हाँ, ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। डिट्टो टू डिट्टो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। हाँ, शायद आपके 10th स्टैंडर्ड में होते होंगे, लेकिन भाई साहब ये तो नीट एग्जाम है, ओके? बच्चों का खेल नहीं है, आपको तो डॉक्टर बनने जाना है। नाउ रिमेंबर वन थिंग किड्स, कि ये एंड का समय है। अगर अभी तक अगर आप लोगों ने ये ट्रेंड फॉलो किया है ना कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, फिर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, और फिर क्या होता है ना, तब तक आप शायद थक जा रहे होंगे। तो अब जो एंड के डेज बचे हुए हैं ना, मेरा एडवाइस है कि आप कम से कम दिन में 2 पेपर्स, आपके पास कोई भी रिसोर्स के पेपर्स होंगे तो वो पेपर सॉल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज लगवा दो, लगवा ही दिया होगा आप लोगों ने, कि मेक श्योर करो कि आप एक दिन में 2 पेपर्स तो कम से कम सॉल्व कर ही रहे होंगे, ओके? एंड ये 2 पेपर सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी इसमें आपको रॉन्ग मिले हैं वो रॉन्ग क्वेश्चंस को आप एनालाइज करके उसी टॉपिक्स को आप रीड करेंगे। उस दिन की वही आपकी पढ़ाई होगी, ओके? यानी कि आपकी पढ़ाई, एक दिन की जो भी पढ़ाई है, वो आपका एक्चुअली होगा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, क्योंकि एंड डेज में सिर्फ और सिर्फ आपका एनालिसिस ही आपको काम में आएगा। एनालिसिस की वजह से आपको पता चलेगा कि एंड डे, नीट एग्जाम के एक दिन पहले मुझे जूलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार मैं भूल जाती हूं और बार बार मुझे रिवाइज करके जाना पड़ता है। ये सिर्फ आपको एनालिसिस से ही पता चलेगा। तो अब आप वो पुराना ट्रेंड बंद करो। पहले एमसीक्यूज, पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एनालिसिस करो, एंड एनालिसिस के ऊपर से आप करोगे अपनी दिन भर की पढ़ाई, ठीक है? तो चलो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं कि कौन से वो टॉपिक्स है जो बार बार नीट एग्जाम में जूलॉजी के सेक्शन में बार बार पूछा जाता है। शैल वी बिगिन दैट किड्स? सो नाउ ओवर हियर, सबसे पहले जूलॉजी में देखा गया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है रिप्रोडक्टिव यूनिट, राइट? रिप्रोडक्टिव यूनिट में भी हम शुरुआत करेंगे विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें है, दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन।
एंड कॉन्ट्रासेप्टिव में भी आपको पता है परमानेंट है, टेम्पररी में भी बहुत सारे वेराइटीज है, 4-5। उसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो है आईयूडी। Now IUD क्या होता है? IUD is nothing but intrauterine device and IUD में आपको याद क्या रखना है ना, एक चार्ट बना दो, एक टेबल बना दो 3 रोज का। सो यहाँ पे वी हैव व्हाट, एक टेबल में अगर हम IUDs लिखते हैं, क्विकली एक माइंड मैप बना रही हूँ, देख लो ये एंड मिनट के रिवीजन के लिए बहुत काम आ जाएगा बच्चे। ओके, IUD में 3 तरीके के हैं। एक तो IUD क्या होता है, इंट्रायूटराइन डिवाइस, करेक्ट। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आर डिवाइसेस जो कि यूटरस में इम्प्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मेडिकल प्रोफेशनल। क्या एक फीमेल खुद से डाल पाएगी अपने यूटरस के अंदर आईयूडी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो आईयूडीज जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 1 साल 3 साल तक काम करने वाला, 5 साल तक काम करने वाला आईयूडीज भी मिलते हैं। नाउ ये आईयूडीज जो है ना, सबसे पहला वाला आईयूडी है, इट इज कॉल्ड एज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ठीक है, सबसे पहला वाला। सेकेंड आईयूडी अगर हम देखते हैं तो वो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। एंड जो तीसरा वाला आईयूडी है, थर्ड आईयूडी, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। सो नाउ ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, इसमें बच्चे कोई केमिकल नहीं है, कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, कोई हार्मोन यहां से निकल नहीं रहा है, तो फिर ये काम किस तरह से करेगा? अगर कोई कुछ है ही नहीं तो फिर काम कैसे कर रहा है? इट इज वर्किंग बाय कॉजिंग स्मॉल माइनर इंजुरीज इन द यूट्राइन वॉल, जिसकी वजह से WBCs के रिलीज से फाइगोसाइटोसिस हो जाता है वहां पे आए हुए स्पर्म्स का। तो अगर हम इसमें तीनों आईयूडीज के नाम के साथ में या टाइप ऑफ आईयूडीज के साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि वो आईयूडी, अलग अलग आईयूडीज किस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी कि आपको हर एक आईयूडी का मोड ऑफ एक्शन जानना भी उतना ही जरूरी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी किस तरह से काम कर रहा है, वो लेके आएगा फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। तो यहां पे हम लिखेंगे फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट, जब हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज देखते हैं तो कॉपर आयंस की वजह से स्पर्म्स की जो स्विमिंग करने की कैपेसिटी है ना, अब स्पर्म्स के लिए ये बड़ा सा जर्नी होता है कि वो सर्विक्स से एंटर होता है, वजाइना से एंटर होके उसको ऑल द वे एग के लिए फैलोपियन ट्यूब तक जाना पड़ता है। बहुत लंबा सफर है ये स्पर्म के लिए। उसमें अगर कॉपर आयन ने आके उसकी स्विमिंग की कैपेसिटी, उसकी मोटिलिटी कम कर दिया तो वो बेचारा पहुंचेगा ही कैसे एग की तरफ, करेक्ट। तो ये उसकी मोटिलिटी पे भी काम करता है और इसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी पे भी काम करने लग गया। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये स्पर्म तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा कॉपर की वजह से। तो अगर स्पर्म नहीं पहुंच पाता है, ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो होते हैं, दे आर गोइंग टू reduces the motility of sperms and also fertilizing capacity. ठीक है। थर्ड, अगर हम हार्मोन रिलीजिंग देखते हैं तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में दीज आर, रिमेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इंसर्ट किया जा सकता है इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। यानी कि अगर एक कपल को डाउट है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो चुका है, शायद से चांसेस है प्रेगनेंसी होने के, और अगर उनको ये ही सिचुएशन बार बार नहीं लेके आना है अपने लाइफ में, तो वो जाके तुरंत विद इन 72 आवर्स एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी को इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों? ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है ना, ये किस तरह से काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इट विल बी टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, यानी कि अगर जाइगोट बन गया, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो गया, मॉड्यूला भी बन गया, यानी कि अराउंड सम डेज ऑलरेडी बीत चुका है आफ्टर intercourse, then also
प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में आ सकता है बाय इंसर्टिंग हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन को, इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, it prevents implantation. So that is why hormone releasing IUDs, बच्चे ये बहुत important point है, hormone releasing IUD is also an emergency, it is also an emergency contraceptive, it is also an emergency contraceptive. अब आगे आते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे. नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में एग्जाम्पल में आता है लिपीज लूप, लिपीज लूप, करेक्ट. कॉपर में आता है कॉपर 7, कॉपर टी एंड मल्टीलोड, एंड मल्टीलोड 375. देन अगर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी देखा जाए तो आता है प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG 20. ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है. 3 टाइप्स ऑफ आईयूडीज, उनके तीनों के अपने अपने मोड ऑफ एक्शंस एंड उन तीनों के एग्जांपल्स भी. तो चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. यस, सो मैच द फॉलोइंग दिया है. मैच द फॉलोइंग में हमेशा याद रखना करेक्ट क्वेश्चंस ही पूछेंगे, कॉलम 1 विद कॉलम 2, वो देख लेते हैं. वोल्ट जो है कॉन्ट्रासेप्शन में, वोल्ट कौन सा टाइप ऑफ बैरियर है, कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, इट इज अ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स. ओके, वोल्ट्स क्या करता है, ये एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक कर देता है. फिर आईयूडी क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, अभी हमने बात किया आईयूडीज के बारे में. ये काम करता है बाय फैगोसाइटोसिस विद इन द यूटेरस, करेक्ट. देन वैसेक्टोमी, एक्टमी बच्चे, एक्टमी याद रखना, एक्टमी का मीनिंग होता है रिमूवल. ओके, सो वैसेक्टोमी मतलब वास डिफरेंस का एक पार्ट को निकाल के रिमूव किया हुआ है ताकि दो ट्यूब्स कनेक्ट ना हो, दो एंड्स उसके. सो इसकी वजह से व्हाट इज इट, वैसेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस. एंड लास्ट ट्यूबेक्टोमी मतलब एक्टमी याद रखना, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. ओके, सो यहाँ पे ये रहा. So over here 1 is A is 1 and 1, 3, 2 and 4. So आपका आंसर होगा ये वाला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is an example of hormone releasing IUD? Hormone releasing IUDs याद रखना है, ये थे आपके emergency contraceptive. So these are to be taken within 72 hours after इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये आया हुआ है बच्चे नीट 2021 में. ओके, 2020 के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. नाउ हियर व्हिच इज आई हार्मोन रिलीजिंग, द आंसर हियर विल बी LNG 20. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड PCR फ्रॉम आवर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट. नाउ एक चीज याद रखना, ये जो टॉपिक है ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखो इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड दे हैव कम इन 2023, 22, 21. ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है. इनफैक्ट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट देखते हो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड PCR सबसे कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कॉमनली रिपीटेड कॉन्सेप्ट है. नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से आप डीएनए के अगर बहुत सारे फ्रैगमेंट्स है आपके पास एंड आपको अगर उन फ्रैगमेंट्स को साइज के हिसाब से सेपरेट करना हो तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से, और इसमें क्या होता है आप जानते हो कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है. नेगेटिवली चार्ज डीएनए को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है उसके फ्रैगमेंट्स को. तो मान लो हमारे पास ये रहा, कौन सा मीडियम में रखा जा रहा है डीएनए को, कौन से मीडियम में, रिमेंबर इट इज एगरोस जेल. एगरोस जेल जो है वो बना हुआ है फ्रॉम अ नेचुरल पॉलीमर सीवीड्स में से. ओके, एंड अगर वो लिया जाए वो भी ट्रांसपेरेंट ही है, तो यहाँ पे हमने ये एगरोस जेल लिया हुआ है एंड एगरोस जेल में हम बना लेंगे कुछ डिप्रेशंस. ये जो एगरोस जेल बना हुआ है
एगरोस जेल में हम बना लेंगे कुछ डिप्रेशंस जिसमें हम इंसर्ट कर पाएंगे हमारे सैंपल डीएनए को। तो ये रहा हमारे जो डिप्रेशंस बने हुए हैं, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे 3 डिप्रेशंस बनाए ताकि हम डीएनए को डाल सके। अब इसको अटैच करेंगे विथ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। याद रखना आप जहां पे भी डीएनए रखोगे, डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो डीएनए को भी रखा जाने वाला जो होगा टर्मिनल वो होगा नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, ठीक है। ये होगा आपका नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल, तो ये हो गया डायरेक्टली आपका पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक करंट का अटैचमेंट। एंड जैसे इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट रखोगे, याद रखना ये जो जेल है यहाँ पे एग्रोस जेल जो है, इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, इसकी है एक सीव लाइक कंसिस्टेंसी। सो सीव लाइक कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है, ये बिल्कुल झाली जैसा बना हुआ है, ओके। तो इसकी झाली के प्रेजेंस की वजह से डीएनए के पार्टिकल्स है ना, इनको मूव करने में इतनी आसानी नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत आती ही है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो बड़े आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उनको मूव करने में दिक्कत आएंगे। तो बड़े पार्टिकल्स विल स्टे टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और छोटे वाले पार्टिकल्स जो है वो जल्दी से पहुंच जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल पे, ओके। एंड इसकी वजह से आप उसको सेपरेट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। चलो, तो ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, सीव लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ एग्रोस जेल। तो जो डीएनए के पार्टिकल्स मूव होंगे, याद रखना डीएनए भी तो ट्रांसपेरेंट ही है। जिस तरह से आपका एग्रोस जेल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल वैसे डीएनए भी ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे बड़े वाले फ्रैगमेंट्स रह जाएंगे क्योंकि वो जल्दी से मूव नहीं कर पाएंगे। बीच में शायद आपको मीडियम साइज के मिल जाएंगे एंड एंड्स में आपको मिलेंगे पतले वाले। सेम अगर यहाँ पे अगर आपने डाले हुए डीएनए तो उसका भी सेम सिचुएशन होगा, बड़े फ्रैगमेंट्स यहीं रह जाएंगे, बीच में आएंगे मीडियम साइज फ्रैगमेंट्स एंड एंड में आएगा पतले वाले फ्रैगमेंट्स, ठीक है। लेकिन बात ये है बच्चे कि जेल भी तो ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर का जो डीएनए है वो भी तो ट्रांसपेरेंट ही है। सो इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे एक स्टेन। कौन सा स्टेन यूज होता है यहाँ पे, याद रखना ये PYQ है, एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। विथ स्टेन एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज किया जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन करने पे जब इसको यूवी लाइट में देखा जाएगा तो इसमें से जितने भी डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के नजर आएंगे। ब्राइट ऑरेंज कलर स्ट्रैंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ एथिडियम ब्रोमाइड। नाउ जैसे ये आपको ब्राइट ऑरेंज कलर का डीएनए आइडेंटिफाई हो चुका है, फिर आपको उसको कट कर लोगे फ्रॉम द जेल। तो ये आपके पास जेल का एक कटिंग है, ओके। इस कटिंग में अभी भी याद रखना अभी भी जेल तो प्रेजेंट है ही, जेल को हमने अभी तक निकालने का कोशिश किया, अभी तक निकला नहीं है। एंड ऑल्सो आपके पास आपका वांटेड डीएनए का पार्ट है। अब आपको क्या करना होगा कि एक सॉल्वेंट डाल के आजू बाजू डीएनए के आसपास में जितना भी जेल है वो आपको निकाल देना है। एंड वो जो प्रोसेस है कि सॉल्वेंट डालने की वजह से जेल को आप वहां से निकाले जा रहे हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूशन। तो एल्यूशन से आपको अपने वांटेड साइज ऑफ डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। देन अगर हम पीसीआर की बात करें तो पीसीआर में आप जानते हो कि पीसीआर जनरली किया क्यों जाता है, क्योंकि आपको बनाने हैं बहुत सारे क्लोन्स आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के। नाउ ये बहुत सारे क्लोन्स जब आप बनाते हो आप लैब में बनाओगे, लैब में जब आप बार बार डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके क्लोन्स बना रहे हो, उसको हम बुलाएंगे डीएनए एम्प्लीफिकेशन। याद रखना पीसीआर को करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत है। एंड हाई टेम्परेचर में जब भी हम डीएनए को एक्सपोज करेंगे तो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स है वो आपस में अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं डीनेचुरेशन। यानी कि आपका पीसीआर का फर्स्ट जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन
कितना, इट इज बिकॉज ऑफ हीट, एंड हाउ मच हीट, अराउंड अप टू 90 डिग्रीज। डीनेचुरेशन के बाद आप आएंगे कि आपने दो स्ट्रैंड्स को अलग तो कर दिया, अब आपको इंसर्ट करना है एक प्राइमर। याद रखना जो प्राइमर यहाँ पे इंसर्ट होता है वो दो प्राइमर्स इंसर्ट होते हैं, दोनों प्राइमर्स अलग अलग है। अलग अलग प्राइमर्स इंसर्ट करने की वजह से जब आपके दो डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो चुके, दो अलग प्राइमर्स यूज करने का रीजन ये है कि आपके जो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, वो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे लीडिंग स्ट्रैंड्स। आपको नहीं चाहिए वो मगजमारी कि जहां पे ओकाज़ाकी के फ्रैगमेंट्स बन रहे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे, फिर वो फ्रैगमेंट्स को जोड़ो, वो सब नहीं चाहिए। ओके, सीधा सीधा काम स्ट्रेट कर लो, सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रेट काम कर लो। दो प्राइमर्स लगाओ, एक प्रॉपर प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर, ताकि आपके पास मिलेंगे दो लीडिंग स्ट्रैंड्स। नाउ ये जो प्राइमर को इंसर्ट करने का जो टेक्निक है उसको हम बुलाते हैं एन्यूलिंग, उसको हम बुलाते हैं एन्यूलिंग। एंड एन्यूलिंग की वजह से आप जानते हो कि ऑल्सो जो एंजाइम यूज करना पड़ेगा वो एंजाइम है एक डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से ही आपका पूरा जो स्ट्रैंड एक्सटेंड होगा वो पॉलीमरेज एंजाइम से होगा। लेकिन नॉर्मली जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स है वो हाई टेम्परेचर्स में काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको अभी ऐसा एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो हाई टेम्परेचर में भी काम करे, वो मिलेगा आपको थर्मस एक्वाटिकस से। तो थर्मस एक्वाटिकस का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसी को हम बुलाते हैं टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, एन्यूलिंग के बाद में आता है द लास्ट स्टेप एंड डीनेचुरेशन, एन्यूलिंग, एंड इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एक्सटेंशन। करेक्ट, ये रहा एन्यूलिंग एंड एक्सटेंशन। नाउ ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट किया जाता है अराउंड 30 साइकिल्स। 30 साइकिल्स रिपीट करके आपको मिलते हैं अराउंड 1 बिलियन ऑफ द क्लोन्स। ऑलराइट, तो चलो इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। याद रखना ये दो टॉपिक्स बार बार पूछा जाता है इस बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर। देखो बच्चे, नीट 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो सबसे पहले हमने देखा आता है डीनेचुरेशन, फिर एन्यूलिंग, और थर्ड में आएगा एक्सटेंशन। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया गया शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड। नाउ बच्चे, ये इतना लंबा क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि भाई मुझसे ये पूरे इतने दो दो सेंटेंसेस में एक्चुअली मुझसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि कौन सा स्टेप ऑफ पीसीआर आपका अफेक्ट होगा। करेक्ट, आपका कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा ना। आपको अगर स्टेप्स को अफेक्ट करता हुआ आपको मालूम हुआ, उसके लिए आपको पहले स्टेप्स के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी तो पता होना चाहिए। आप जानते हो कि दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए आपको चाहिए हीट। करेक्ट, अगर एन्यूलिंग करना है तो आपको चाहिए प्राइमर, अगर एक्सटेंशन करना है तो आपको चाहिए टैग पॉलीमरेज। तो ये तीन चीजें पता है हमको। अगर अभी देखते हैं कि इनको चाहिए ये, तो फिर कंडीशन क्या रखा जा रहा है हमारे सामने। कंडीशन रख रहे हैं कि अगर हाई टेम्परेचर नहीं दिया, जहां पे भी आपके क्वेश्चन पेपर में नॉट आता है, इनकरेक्ट आता है, प्लीज अपना दिमाग, अपनी आंखें खोल के क्वेश्चंस पढ़ो। स्ट्रेस में मत क्वेश्चंस पढ़ो। स्ट्रेस में ना ये छोटी छोटी जो वर्ड्स होते हैं ना वो हम निग्लेक्ट कर लेते हैं और हमारा आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है सही जवाब आने के बाद भी, मतलब आपका जानने के बाद भी। तो प्लीज क्वेश्चंस को स्लोली पढ़ना सीखो, घाई मत करना। घाई के चक्कर में कहीं गलत ना हो जाए। एटलीस्ट ये तो आइडेंटिफाई कर लो कि भाई पूछा क्या जा रहा है हमसे। ठीक है, हो सकता है कि अभी तक और एग्जाम तक आपने इतने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व कर चुके होते हो कि आपको लगता है अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम पेपर में ना आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन देखा है उसमें सीधा सीधा पूछा है, लेकिन एग्जाम पेपर में ये पूछ लिया कि विच इज नॉट, तो नॉट आ गया ना, तो आंसर तो पूरा उल्टा हो गया। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि भले आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस क्यों ना सॉल्व किया हो, फिर भी एग्जाम पेपर का हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है।
So which is, if at all high temperature is not maintained in the beginning, तो ऑब्वियस सी बात है हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो आपके दो स्ट्रैंड्स अलग नहीं हो पाएंगे, तो डीनेचुरेशन का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन डिजीजेस एंड देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ओके, ये आ चुका है, देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है यही कॉन्सेप्ट, 2024, 23, 22, 20, 2019 तक में रिपीट हुआ है। एक चीज याद रखना बच्चे के जो डिजीज पार्ट दिया हुआ है ना ह्यूमन हेल्थ में, उसमें आपको दो चीजें याद रखनी। सबसे पहले कि वो जो भी डिजीज है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, डिजीजेस के जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स दिए हुए, टाइप्स ऑफ डिजीज, ओके, टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो आपको दिए हुए हैं ना, वो या तो आपको जानने में आना चाहिए कि जो डिजीज रखा हुआ है क्या वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्या वो एक वायरल डिजीज है, ओके, क्या वो एक प्रोटोजोअन डिजीज है, क्या वो एक प्रोटोजोअन डिजीज है, या तो फिर क्या वो एक हेलमिंथ है, क्या वो वर्म से कॉज किया हुआ डिजीज है, ओके, या तो फिर एंड में क्या वो एक ऐसा डिजीज है जो फंगस से होता है। ये 5 आपके टाइप्स ऑफ डिजीजेस है, इसमें आपके अलग अलग डिजीज दिए हुए हैं एंड अलग अलग डिजीजेस के आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी जानना जरूरी है। साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा पूछा नहीं जाता है, और अगर साइंस एंड सिम्टम्स पूछा जाता है तो वो इतना ज्यादा बच्चे ऑब्वियस एंड इजी क्वेश्चन हो जाता है ना कि आपका वो रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो रॉन्ग किसमें होता है वो उसी को पूछेंगे। तो टाइप ऑफ डिजीज आपको जानना जरूरी है। तो चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक का आ गया। ओके, चलो ये देखते हैं फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय व्हाट? टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो कि कॉज्ड है बाय प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। Pneumonia is caused by Haemophilus influenza, and filariasis is caused by a worm, nematode, Aschelminthes, roundworms, that is Wuchereria bancrofti. So यहाँ पे 4 से शुरू है, ये रहा आंसर इज दिस। एक आपका पीसीआर का रह गया, इन मिक्सचर डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम देखो वही आया है, रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस देखो आपके सामने ही 2 बार आ चुके। तो देखो आप बच्चे, मैं यही कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। फिलारियासिस जो है, फिलारियासिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? Wuchereria bancrofti. Amoebiasis by Entamoeba histolytica. Pneumonia by Haemophilus influenza. And ringworm is fungus of the genera Trichophyton microsporum. ठीक है, तो एंड एपिडर्मोफाइटॉन। तो फिलारियासिस का 3, तो आपका क्वेश्चन होगा ये बी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरीज। ओके, ओरिजिन के जो थ्योरीज है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको पढ़ना है जो बीच का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन के टाइप्स, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड उनके एग्जांपल्स जो दिए हुए होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स के। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आता है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल के जो रिक्वायरमेंट्स है वो, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाले रिक्वायरमेंट्स। फिर मत भूलना उसमें आएगा आपका एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन ऑफ मैन करते समय और एक और चीज है नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टिव रेडिएशन के जितने भी एग्जांपल्स है वो आपको पिट-पैट आने चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन में आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अडेप्टिव रेडिएशन में आप लिख सकोगे आप, और आपको एग्जांपल्स पता है डार्विन्स फिंचेस, आपको एग्जांपल्स पता है प्लेसेंटल मैमल्स, इवन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये सारे डार्विन की थ्योरी के ऊपर एग्जांपल्स है। ओके, ऑल्सो इसमें इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन ऑफ मैन में क्रेनियल कैपेसिटीज। क्रेनियल कैपेसिटीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन के भी एमसीक्यूज आप देख सकते हो बार बार रिपीट होते हैं, 2020, 21, 23, 19, ठीक है।
a hominid fossil discovered in Java in 1891. अभी तो वो extinct है and having a cranial capacity, कितना है उसका cranial capacity? of about 900 cc cubic centimeter. Was which one? It was Homo erectus. तो चलो देखते हैं इन सबके क्या क्या है. ओके, मोनो हैबिलिस जो है, होमो हैबिलिस, सॉरी दिस इज होमो हैबिलिस. ओके, होमो हैबिलिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो है करीबन 650 to 800, जो कि है ऑप्शन आपका तीसरा. होमो निएंडरथैलेंसिस. ओके, सो निएंडरथल मैन हो गया. ये निएंडरथल मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो है 1400, 1400 नंबर 4, 3 एंड देन 4. होमो इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है, होमो इरेक्टस इज अराउंड 900 cc and that is 1, and homo sapien is going to be 1350 and that is number 2. So 3, 4, 1 and 2 आपका ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन बी. क्रेनियल कैपेसिटीज इंपॉर्टेंट है. साथ में जैसे मैंने आपसे कहा कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा रिपीट किए हुए जाते हैं. 19, 21, 22 आई एम श्योर इससे ज्यादा भी रिपीट हुए रहेंगे. फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ. ओके, नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है बच्चे, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एक मिनट. ओके, तो इसके जो एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स. एक बार है ना इसका चार्ट लिख लेते हैं. अगर आप लोगों ने नहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी के ऊपर और एनसीईआरटी के अलावा भी थोड़े से एग्जाम्पल्स है जो आप जान लोगे तो वो बेटर होगा आपके लिए. तो वो यहाँ पे मैं क्विकली लिख लेती हूँ ताकि आप कॉपी डाउन कर लो मेरे साथ ही. अभी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है तो वहीं पे लिखना स्टार्ट कर दो. शुरुआत करेंगे हम विथ होमोलॉगस ऑर्गन्स, homologous organs and analogous organs. homologous organs and analogous organs. ठीक है, homologous organs में एग्जाम्पल सबसे पहले दिया हुआ है वो है फोर लिम्स ऑफ मैन, फोर लिम्स ऑफ मैन, चीता, whale एंड बैट. ठीक है, तो इन सबका आप देख सकते हो कि फोर लिम्ब जो है उनका स्ट्रक्चर सेम है तो ओरिजिन सेम है. लेकिन इन सारों ने अपने फोर लिम्स को अलग अलग तरीकों से यूज करना सीख लिया है. यानी कि स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन इन सारों के अपने अपने अलग अलग है. देन कमिंग नेक्स्ट एग्जाम्पल इज thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. ओके, दोनों जो है वो स्टेम मॉडिफिकेशंस है लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग है. थॉर्न्स का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड टेंड्रिल्स का काम है कि वो क्लाइंब करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाता है वो. देन नेक्स्ट कमिंग टू एनालॉगस ऑर्गन्स. एनालॉगस ऑर्गन्स का मतलब है कि दोनों या जितने भी ऑर्गन्स के बारे में आप बात कर रहे हैं उन सारों के ओरिजिन अलग है, लेकिन भले अलग ओरिजिन के हैं बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. तो इसमें जो आपके एग्जाम्पल्स है, सबसे पहला एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी एमसीक्यूज आ जाते हैं. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई and birds. ओके, नाउ विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई तो उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसके एक्सोस्केलेटन काइटिन से है. एंड बर्ड्स का जो विंग्स होते हैं वो तो उसका फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन है. यानी कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का ओरिजिन अलग है, फिर भी दोनों अपने अपने विंग्स यूज कर रहे हैं फ्लाइंग के लिए. तो स्टार्टिंग अलग है बट फंक्शन एक है. यानी कि ये हो गया आपका कन्वर्जेंट टाइप ऑफ एवोल्यूशन. देन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई के बाद में एग्जांपल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है आईज. आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स. आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ
मैमल्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स, दोनों का क्या है, ऑक्टोपस का जो रेटिना होता है ना आईज का, वो आता है उसके स्किन से, मैमल्स का जो रेटिना है वो ओरिजिनेट होता है उसके ब्रेन से। तो दोनों का देखो ओरिजिन अलग है, लेकिन दोनों अपनी आंखें यूज करते हैं विजन के लिए, यानी कि फंक्शन ऑफ द आईज आर द सेम। नेक्स्ट में आता है फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स, flippers of dolphin and penguins, flippers of dolphins and penguins, again same origin different function same। and last में आएगा storage of food, so हमारे पास है यहाँ पे storage of food बाय, एक तो है आपका पोटैटो एंड सेकंड है स्वीट पोटैटो, ठीक है। पोटैटो जो है वो कौन सा मॉडिफिकेशन है, पोटैटो इज नथिंग बट अ स्टेम मॉडिफिकेशन एंड स्वीट पोटैटो इज अ रूट मॉडिफिकेशन। तो बच्चे ये जो भी एग्जांपल्स है एनालॉगस होमोलॉगस में आपको याद रहना चाहिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होमोलॉगस ऑर्गन्स आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जहां पे आपको मिलेगा कॉमन एंसेस्ट्री, आपका मिलेगा कॉमन एंसेस्ट्री। एनालॉगस ऑर्गन्स आपको इंफॉर्मेशन देता है ऑन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से आपको एवोल्यूशनरी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले फ्लिपर्स ऑफ penguins and dolphins are examples of convergent evolution because these are analogous organs. Okay, they are analogous organs. Next, among the following set of examples for divergent, क्या पूछा है, divergent evolution, and मैंने आपसे कहा था questions पे ध्यान दो, कौन सा क्या क्वेश्चन पूछा है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। नाउ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मतलब होमोलोगस, याद रखना आपका ये HDAC, तो डाइवर्जेंट पूछा है तो ऑर्गन कौन सा है, होमोलोगस। तो इनमें से कौन सा होमोलॉगस ऑर्गन्स नहीं है, दे विल बी आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, बाकी के सारे आर होमोलॉगस ऑर्गन्स। इन ऑस्ट्रेलिया, अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ओके। इन ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व्ड टू शेयर मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिस टाइप। नाउ यानी कि ये पूछा जा रहा है कि टाइप ऑफ एवोल्यूशन कौन सा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एवोल्यूशन, किसका एवोल्यूशन पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवॉल्व, दोनों का इवॉल्व हुआ है ताकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम आए, ओके। अगर आपको अलग अलग चीजें हैं जो कि एक ही चीज शेयर कर रहा है, एक ही फंक्शन शेयर कर रहा है क्योंकि एक जगह पे वो गए हैं, ओके, ये क्या हो गया, दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। किस तरह से हुआ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक गिवन पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये गिवन पीस ऑफ लैंड में आपके पास पहुंचा है सबसे पहला सबसे पहले आपके पास पहुंचा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ओके, उसके बाद में पहुंचता है ऑल्सो प्लेसेंटल मैमल, AMPM, यहाँ पे इसको ये मत कर दो, प्लेसेंटल मैमल भी पहुंचता है। एक गिवन लोकेशन, एक गिवन एग्जांपल देती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, मान लो वुल्फ एंड टैस्मेनियन वुल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अगर एक जगह पे पहुंचता है तो वो इवॉल्व होके इसका होता है एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन करके वो यहाँ पे आके बनता है वुल्फ। वही सेम एरिया, वही सेम जगह पे जब हमारा ये प्लेसेंटल मैमल पहुंच गया तो वो बन गया टैस्मेनियन वुल्फ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि एक ही जगह पे आके, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हो या चाहे वो प्लेसेंटल मैमल हो, एक लोकेशन पे ये एक और ये सेकंड 1 and 2 एडेप्टिव रेडिएशंस हो रहे हैं। तो एक गिवन लोकेशन पे जब आपके पास मोर देन 1 एडेप्टिव रेडिएशन मिलता है तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आप देख सकते हो दो अलग अलग चीजें एक ही जगह पे आ रहा है तो वो हो गया आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो जब दोनों मिलके शेयर करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि दे आर गोइंग टू शेयर मेनी
सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो बन जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, अब देखो आपके जो पूरा फिजियोलॉजी का यूनिट है, फिजियोलॉजी के यूनिट्स में भी से भी आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लेकिन उनमें है ना, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे टॉपिक्स है, तो क्वेश्चन के जो टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स के जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है। फिर भी कौन से वो टॉपिक्स है जो बार बार पूछे जा रहे हैं? सबसे पहले आता है एक्सक्रीशन चैप्टर में से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नाउ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है वो कौन से पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में होता है? ये इट इज डन एट द पीसीटी। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के देखो क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि फर्स्ट मंथ के बाद क्या, सेकंड मंथ के बाद क्या, फिफ्थ मंथ के बाद क्या। ऑल्सो जर्म लेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस क्वेश्चन इज अबाउट। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज द 3 germ layers formed? 3 germ layers कौन से स्टेज में बनाए जाते हैं? जब वो एम्ब्रियो एक होता है गैस्ट्रुला। ओके, that is a gastrula. Then which of the following helps in clotting of blood? That is nothing but platelets. ओके, फिर ब्रेन देखो, ब्रेन का जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि ब्रेन में से काफी हद तक पोर्शन को डिलीट किया जाता है, ना आई है, ना ईयर है, ना रिफ्लेक्स है, फिर भी ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 2010, 12, 16, 21 में भी पूछा गया है ब्रेन में से क्वेश्चन। which part of the brain controls voluntary movements? And that will be cerebrum. voluntary अगर मस्कुलर और स्केलेटल मसल्स के रिफ्लेक्स अगर पूछेंगे, स्केलेटल मसल का रिफ्लेक्स यानी कि वॉलेंट्री मसल रिफ्लेक्स पूछा गया तो वो सेरेबेलम होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूछा है वॉलेंट्री मूवमेंट, सो द आंसर हियर विल बी सेरेब्रम। ओके, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, which of the following blood vessel carries oxygenated blood from lungs to the heart? हार्ट की तरफ जा रहा है वो, going to the heart from the lungs, यानी कि लंग से अगर निकल रहा है तो वो हो गया पल्मिनरी, हार्ट की तरफ जा रहा है वो है एक पल्मिनरी वेन। नेक्स्ट, कॉलम्स को मैच करो। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम जो आप लेते हो व्हाइल ब्रीदिंग एट रेस्ट, उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 500 ml। आईआरवी सबसे ज्यादा वाला होता है, जब आप डीप ब्रीथ इन करते हो तो आप सबसे ज्यादा एयर को अंदर ले पाते हो। ओके, एंड दैट विल बी मैक्सिमम 2500 to 3000। ईआरवी जो होता है ना, आरवी जो होता है, पहले ईआरवी देखो फिर आरवी देखना। ईआरवी कम है, आरवी ज्यादा है। ईआरवी होता है 1000 to 1100 एंड आरवी होता है उसके थोड़ा सा ज्यादा 1100 to 1200। तो यहाँ पे आपका आ गया 3, 1, ओके, 4 and 2। तो आंसर यहाँ पे है बी। ओके, if the total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at end of forced inspiration, तो this includes, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि TLC टोटल लंग कैपेसिटी में कौन कौन से वॉल्यूम्स इंक्लूडेड है। इसमें आपको सारा देखने को मिलेगा, टाइडल वॉल्यूम भी मिलेगा, आईआरवी भी मिलेगा, ईआरवी भी बचा हुआ जो है वो भी मिलेगा, एट द सेम टाइम आरवी को भी मत भूलना, यानी कि सबकी खिचड़ी सब एक साथ हो जाता है इन TLC। ऑलराइट किड्स, तो यहाँ पे हमने आज के दिन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। आप वेट करना, मैं आ रही हूँ बहुत जल्द विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जूलॉजी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर नीट 2025। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड किड्स प्लीज अपने आप पे विश्वास रखो। 2 साल आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, ये एंड के टाइम में पैनिक होके बिगाड़ मत देना चीजों को। क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करो, एनालिसिस करो, एनालिसिस के हिसाब से अपनी पढ़ाई करो। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, वी आर विथ यू, बाय बाय।